नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जिसका कि सभी शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार था, अंतर जनपदीय तबादले की। आप लोग पत्र देख रहे हैं, ये जो पत्र है आज दीपक कुमार जी जो हैं अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को यह पत्र लिख दिया है, जिसकी तिथि 2 जून 2023 है। मतलब कल की तिथि में यह पत्र जारी कर दिया गया है, जिसका विषय आप लोग देख सकते हैं। शैक्षिक सत्र 2023 व 24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो भी संचालित विद्यालय हैं उसमें कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक मतलब कि जिले से बाहर जो तबादले होने हैं और जिले के बाहर जो पारस्परिक तबादले होने हैं उनके विषय की ये जो पत्र है जारी कर दिया गया है शासन की ओर से। आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि उपयुक्त विषयक अपने पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा दिनांक 26 मई 2023 का संदर्भ ग्रहण करने। मतलब कि जो पत्र पहले भी जारी किया गया था उसके संबंध में यहाँ पर दिया गया है, संदर्भ ग्रहण करना है इनको। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जो भी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका हैं उनके अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। मतलब प्रस्ताव शासन की ओर चला गया है। अभी आप लोगों को एक और खुशखबरी दूंगा इसके साथ में कि प्रस्ताव जाने के बाद क्या हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में इस संबंध में इन्होंने कहा है कि मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं उनको पारस्परिक एवं अंतर जनपदीय तबादला जो है निम्न नीति से निर्धारित की जाती है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि किस हिसाब से इनको तबादला किया जाएगा और किनको किनको अर्हता है प्राप्त है वो आप लोग देख लीजिएगा। कि पहला पॉइंट है जनपद में नियमित सेवा अवधि शिक्षिका के लिए 2 वर्ष। मतलब कि जो भी महिला शिक्षिका हमारी साथी हैं उनको 2 वर्ष जो है पूरी सेवा अवधि हो जानी चाहिए 2 वर्ष की, एवं शिक्षक जो हमारे भाई हैं उनको 5 वर्ष। मतलब कि जो आपका यहाँ पर सेवा काल है वो शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष है एवं शिक्षक के लिए 5 वर्ष तय कर दिया गया है। और सेवा अवधि की जो गणना है वो कार्यरत जनपद के दिनांक से की जाएगी। मतलब कि ऐसा है कि आप इस जनपद में जहाँ पर वर्तमान में आपकी तैनाती है वहाँ पर किस तिथि से हैं आप, वहाँ से आपकी जो है सेवा काल की गणना की जाएगी। नंबर 2 जो पॉइंट है यहाँ पर माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन की बाध्यता के क्रम में है, जो कि केवल शिक्षिका के लिए है जिनके द्वारा शादी से पहले तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक शिक्षिका हैं उनको, वो अगर स्वयं है तो, अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री। अगर इतने लोग अगर किसी असाध्य या फिर गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो उन जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया गया। मतलब कि ऐसा है कि आप एक ही बार लाभ ले सकते हैं, ऐसी नीति है। लेकिन अगर कोई इन संबंधित जो भी यहाँ पर रोग और असाध्य बीमारियाँ दी गई हैं या फिर किसी परिवार में है तो उनको दूसरी बार स्थानांतरण के लिए मान्य कर दिया जाएगा अगर कोई बीमारी है तो, ऐसी स्थिति में केवल। और नंबर 3 पॉइंट है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित जो विशेष अपील संख्या है 419D 2021 अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें जो है अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक शिक्षिका को अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए 1 से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जाएगा। ये पूर्व में ऐसा हुआ था कि किसी शिक्षक द्वारा जो है एक अपील की गई थी माननीय उच्च न्यायालय में कि उनको बार बार जो है आवेदन करने का अवसर दिया जाए। यहाँ पर शासन ने उसी माननीय उच्च न्यायालय की योजित जो विशेष अपील थी उसको बाद अनुपालन में ही जो है इनको आवेदन करने का मौका दे दिया है। लेकिन एक लाइन और जोड़ दी है, परंतु आप लोग देख सकते हैं उस पंक्ति को भी देख सकते हैं जो शासन द्वारा जोड़ दिया गया है यहाँ पर कि परंतु केवल स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। मतलब आप आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन आपका स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा ये क्लियर नहीं है, ये अधिकार आपको नहीं माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 4th नंबर जो पॉइंट है इसमें देख लीजिए, जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10% की अधिकतम सीमा। मतलब कि 30 अप्रैल 2023 तक की जो कार्यरत अध्यापकों की संख्या होगी उसके 10% की अधिकतम सीमा रखी जाएगी और उस सीमा तक अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। किसी जनपद से स्थानांतरण होकर जाने तथा आने वाले शिक्षक शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10% ही होगी। यहाँ पर 10% जो है अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। उसके बाद में 5 पॉइंट है, पारस्परिक स्थानांतरण में दोनों शिक्षक शिक्षिका की आपसी सहमति होना अनिवार्य है। ये तो कॉमन सी बात है, जब आवेदन किया जाएगा तो आपसी सहमति तो होना लाजमी है। लेकिन फिर उसके बाद में लिखा गया कि अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण जो है उसकी प्रक्रिया समानांतर रूप से चलेगी। मतलब आप जो अंतर जनपदी ले रहे हैं, डायरेक्ट जनपद से जनपद में आप जो है जा रहे हैं वो, और एक म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहे हैं जनपद से जनपद, वो दोनों ही जो होंगी आपकी पैरेलल चलेंगी, समानांतर चलेंगी दोनों प्रक्रियाएं। और परंतु पारस्परिक एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण जो होंगे वो दोनों का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिका को
पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ अनुमान किया जाएगा। अगर ऐसा कोई शिक्षक होगा या दोनों ही आवेदन कर रहा होगा तो उसको केवल म्यूचुअल वाला ही लाभ दिया जाएगा। 6 पॉइंट है अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा में। ये हमेशा ही होता है कि जो ग्रामीण संवर्ग में है वो ग्रामीण में ही जाएगा और जो नगर क्षेत्र में है वो नगर क्षेत्र में ही जाएगा। जहाँ भी होगा, जैसे भी ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ग्रामीण से आप नगर में चले जाएँ, नगर में चले जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ये चीज़ 6 पॉइंट में क्लियर कर दी गई है। उसके बाद में 7वां पॉइंट है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षिका द्वारा अधिकतम 7 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है। आपसे जो जनपद पूछे जाएंगे ऑनलाइन, जब पोर्टल पे ऐसा खुलेगा ये पोर्टल, तब आपसे 7 जिले जो हैं पूछे जाएंगे वरीयता के क्रम में कि आपको इन जनपदों में आपको वरीयता के रूप में जाना है। उसके बाद परंतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कोई शिक्षक जो है 7 जनपद नहीं देना चाहते हैं, वो केवल अपने ही एक जनपद में जाना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो उनको न्यूनतम 1 जनपद तो देना ही देना है। ऐसा नहीं कि आप जो है एक भी जनपद ना दें। अगर विकल्प में दिए जाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। मतलब कि अगर आप विकल्प में एक भी जनपद नहीं देते हैं तो आपका आवेदन जो है स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। इसके बाद में 8 पॉइंट में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से है ये पत्र। इसमें लिखा हुआ है कि जो 27 दिसंबर 2016 के परिशिष्ट च में वर्णित रोग हैं, यहाँ पर रोगों का भी कुछ नाम है, उसमें जो है शिक्षक शिक्षिका जो है स्वयं पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री के ग्रसित होने पर ही लाभ दे होगा। ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी छोटा मोटा रोग होगा तो उसको ही मान लिया जाएगा। यहाँ पर जो है जो जिस पत्र का यहाँ पर जिक्र किया गया है, इसमें परिशिष्ट च में जो भी रोग दिए गए हैं उन्हीं को माना जाएगा। 9 पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं उन रोगों के बारे में भी दिया गया है कि असाध्य एवं गंभीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, मतलब कि SPGI जो है वहाँ लखनऊ, और क्या SIFI, उसके बाद में KGMC कॉलेज एवं समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्वविद्यालय जो भी है, मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हैं वो, और संस्थान से PGHS निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं वो से उपचार अगर चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो पूर्व में भी, उनके द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो जो है चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं कार्य जनपद के CMO जो होंगे उनके द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही लाभ दिया जाएगा। आपको जो 9 पॉइंट है इसको स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि आप जिस भी असाध्य रोग से ग्रसित हैं या पूर्व में ग्रसित थे, आपका पहले इलाज चला था, वो इन संस्थानों से ही मान्य होगा। उसके बाद में 10 पॉइंट है, इसमें अध्यापक अध्यापकों द्वारा जो है उपलब्ध कराए गए अभिलेख जो होंगे वो सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि पहले तो यह था कि स्वतः ही वो आवेदन निरस्त माना जाता था, लेकिन यहाँ पर आपको विधिक कार्रवाई के लिए भी चेतावनी दे दी गई है। अथवा समझ लीजिए अभी से कि कोई भी फर्जी एवं कूटरचित जो व्यवस्था है अनुसार आप लोग जो है आवेदन ना करें। 11 पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर समिति द्वारा ही किया जाएगा। जो भी जनपद स्तर पर समिति बनाई जाएगी उसके द्वारा ही किया जाएगा, और समिति के जो सदस्य सचिव होंगे वो BSA साहब होंगे हमारे, और असाध्य एवं गंभीर रोगियों के संबंध में जनपद स्तर पर जो CMO साहब हैं उनके सत्यापन के बाद ही BSA साहब द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद में ये जो 12 पॉइंट है अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में वरीयता हेतु दे भारांक। यहाँ पर भारांक भी आप लोग समझ लीजिए किसको कितने अंक दिए जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट है सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक है। अगर आपने 2 वर्ष की सेवा की है तो आपको 2 अंक मिलेंगे और अधिकतम 15 अंक मिलेंगे। मतलब कि अगर आपने 16 साल भी अगर सेवा किया है उसके बाद में आप ट्रांसफर चाहते हैं तो आपको 16 अंक नहीं मिलेंगे, अधिकतम आपको 15 ही मिलेंगे, 15 से अधिक नहीं मिलेंगे, और 1 वर्ष के लिए 1 अंक आपको दे होगा। नंबर 2 पॉइंट है दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका जो भी होंगे उनको या स्वयं हो या पति पत्नी या फिर अविवाहित पुत्र पुत्री हो तो उनको 10 नंबर भी दे दिए जाएंगे। उसके बाद में असाध्य गंभीर रोग जो मैंने अभी पीछे चर्चा की थी, उन संस्थानों से अगर आप असाध्य रोग और गंभीर रोग अगर आप प्रमाणित करके लाते हैं तो आपको 20 नंबर जो हैं यहाँ पर अधिकतम दिए जाएंगे। इसके बाद में 4था पॉइंट है शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा या भारत सरकार, भारतीय थल सेना, वायुसेना, भारतीय नौसेना आदि सैनिक बलों में अगर हैं तो नियमित रूप से कार्यरत हैं तो उनको 10 अंक भी दिए जाएंगे। मैं अलग अगर जो है हस्बैंड वाइफ दोनों लोग सेवा में हैं तो उनको 10 अंक दिए जाएंगे। 5th पॉइंट है एकल अभिभावक अगर कोई ऐसा होता है या पुत्र पुत्रियों को अकेले पालन कर रहा है, अगर हमारा कोई शिक्षक साथी शिक्षिका साथी, तो उनको 10 अंक दे दिए जाएंगे। और महिला अध्यापिका अगर है तो उनको भी 10 अंक दिए जाएंगे। केवल महिला अध्यापिका को ही ये दिए हैं 10 अंक। उसके बाद में अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे, और अगर राज्य पुरस्कार प्राप्त है तो उसको 3 अंक दिए जाएंगे। ये जो सारणी थी मैंने आपको दिखा दी है,
स्पष्ट रूप से आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसको कितने अंक किस हिसाब से दिए जाएंगे। सभी हैं 8 पॉइंट में। यहाँ पर उन्होंने जो भी अंक दे रहे थे मेरिट के हिसाब से जो चयन होना है वो चीज़ यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिएगा। 13 पॉइंट है अध्यापकों के अंक समान अगर होते हैं, ये जो मेरिट ऊपर बनाई गई है नंबर द्वारा, अगर वो समान होते हैं तो नियुक्ति तिथि में जो वरिष्ठतम होगा तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक शिक्षिका को अंतर जनपदीय लाभ स्थानांतरण का लाभ दे दिया जाएगा। मतलब जो वरिष्ठ होगा उसका जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए। इसके बाद में अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिका जो होंगे उनका जो विद्यालय आवंटन की कार्रवाई होगी वो यहाँ पर शासनादेश का जिक्र किया गया है 20 अगस्त 2022 में निहित प्रावधान के अनुसार ही किया जाएगा। उसके बाद में 15 पॉइंट है शैक्षिक 24 के लिए अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया शासनादेश के क्रम में एनआईसी लखनऊ से विचार विमर्श के बाद में समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अभी जो है समय सारणी जो आनी है, किस तिथि को आवेदन करना है, कब तक करना है, वो चीज़ अभी नहीं दी गई हैं। वो एनआईसी के बाद में आपको जो पोर्टल पर बाद में बता दी जाएंगी, अलग से उसका पत्र जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16 पॉइंट जो है वो अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार जो यूपी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की तकनीकी चरण जो भी टेक्निकल चरण होंगे उसमें प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा एवं शासनादेश के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में ये जो 17 पॉइंट है इसमें अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु समय सारणी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक रूप से निर्गत की जाएगी। यहाँ पर जो है समय सारणी जो जारी की जाएगी वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ही जारी की जाएगी। अभी आपको बता दें कि ये जो प्रस्ताव भेजा गया है इसके बाद में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से भी एक पत्र जारी हो चुका है। वो पत्र भी मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा उसमें उन्होंने क्या लिखा है। उसके बाद में 18 पॉइंट जो है अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के बाद में जो शिक्षक शिक्षिका को कार्य मुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई के मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जाएगी। शिक्षक शिक्षिका को कार्य मुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई अवकाश के दौरान ही की जाएगी। मतलब जो विंटर वेकेशन और समर वेकेशन होता है, ग्रीष्मावकाश शीतावकाश, उसी के दौरान ही आप जो है विद्यालय को ज्वाइन करेंगे और कार्यमुक्त होंगे। यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट दिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो भी संचालित विद्यालय हैं उनमें कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश अवक्रमित माने व समझे जाएंगे। मतलब जो भी पहले पत्र जारी हो चुके हैं उनको भी मान्य किया जाएगा। ये पत्र यहाँ पर खत्म हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी ने ये पत्र लिखा है। इसके बाद में जो भी मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा भी एक पत्र जारी कर दिया गया है, वो पत्र भी आप लोग देख लीजिएगा। ये जो आप लोग पत्र देख रहे हैं ये सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से है। ये जो समस्त जिलों में जो है प्रभावी रहेगा, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए पत्र भेज दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं शैक्षिक सत्र 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं उनकी अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 832/68/2023। आप लोग ये पत्र का जो शासनादेश संख्या देख रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। और अभी जो पूर्व में मैंने आपको जो यहाँ पर शासनादेश दिखाया था उसका आप संख्या को मिलान कर सकते हैं। ये वही संख्या है जो अभी पत्र में आपको दिखा रहा था, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि उपयुक्त विषयक इस शासनादेश के अनुसार जो कि 2 जून 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कि कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में है। यहाँ पर सब चीज़ें लिख दी गई हैं, वही जो मैंने आपको पीछे पत्र में दिखाई थी। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो भी अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई एनआईसी लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। उसके बाद में अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में वरीयता हेतु देय भारांक निर्धारण शासनादेश के बिंदु संख्या 12, मतलब कि जो भी मैंने आपको वरीयता हेतु देय भारांक जो अभी दिखाए थे जिसमें 20 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर आदि मिल रहे थे, वो उसका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। उसके बाद में शासनादेश के बिंदु संख्या 12 के क्रम में 1 से 6 को छोड़कर शेष अन्य क्रमांक पर उल्लिखित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रार है। उसके बाद में एनआईसी लखनऊ द्वारा वही सब है पत्र में जो मैंने पत्र आपको दिखाया है। कुल मिलाकर के शासन द्वारा जो व्यवस्था आई है, ये वाली प्रस्ताव लाया गया है, उसको बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा यहाँ पर पत्र को जारी कर ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि अंतर जनपदीय तबादले पूर्ण रूप से आ चुके हैं। अब बस इसकी समय सारणी जारी होना बाकी है। यहाँ पर उन्होंने आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही चीज़ लिखी है सचिव साहब ने कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के टेक्निकल चरण जो भी होंगे प्रक्रिया एवं समय सारणी के संबंध में पृथक से जो है निर्देश दिए जाएंगे।
यहाँ पर हर चीज़ लिख दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये पत्र कभी भी अपने जो है रूप में आ सकता है, जिसमें समय सारणी एवं प्रक्रिया और टेक्निकल जो भी चरण रहेंगे वो सब कुछ व्यवस्था आपको बता दी जाएगी। उसके लिए अलग से पत्र जारी कर दिया जाएगा। ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।